राजकीय महाविद्यालय रोहट, विषय इतिहास। पिछले लेक्चर की कड़ी में हम जर्मनी का एकीकरण देख रहे थे कि किस प्रकार से जर्मनी में एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण यूरोप के राष्ट्रों के साथ अपने संबंध सुधारे और एकीकरण की दिशा में पहला कदम जो उसने उठाया कि उसको बिस्मार्क को पता था कि ऑस्ट्रिया की शक्ति के सामने रशिया अकेला नहीं लड़ सकता है, और इस कारण से उसने रूस के जार से मित्रता की। पोलैंड के विद्रोह में उसने जार की सहायता की, तो जार जो है वो बिस्मार्क का व्यक्तिगत मित्र था, तो उसको रूस का समर्थन प्राप्त हो गया। और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की लड़ाई में फ्रांस की निष्पक्षता उसने ले ली, क्योंकि उसने बिस्मार्क ने आश्वासन दिया फ्रांस को कि वो राइन का और बेल्जियम का कुछ क्षेत्र फ्रांस को दे देगा। इंग्लैंड उस समय हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं था, वो अपने खुद के मामले में उलझा हुआ था, और इटली को जो है वो संधि कर उसने अपनी तरफ कर लिया था। तो ऐसे करके ऑस्ट्रिया के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की तटस्थता प्राप्त करने के बाद बिस्मार्क ने जो है वो एकीकरण की तरफ पहला कदम बढ़ाया। श्लेस्विग और होल्स्टीन की समस्या से पहला जो है वो युद्ध डेनमार्क से हुआ। श्लेस्विग और होल्स्टीन डचीज थी, जो कि वैसे तो स्वतंत्र थी पर डेनमार्क के नियंत्रण में थी। हालांकि डेनमार्क का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वहां लागू नहीं होता था, लेकिन वो डेनमार्क के अधीन थी। 1852 में लंदन में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके अनुसार दोनों डचीज पर डेनमार्क का अधिकार तो मान लिया गया, लेकिन इन डचीज को डेनमार्क में मिलाया नहीं जा सकता था। अधिकार डेनमार्क का था, लेकिन उनको डेनमार्क के टेरिटोरियल क्षेत्र में नहीं मिलाया जा सकता था। अब इधर जब 1863 में पोलैंड का विद्रोह हुआ, तो डेनमार्क का जो तत्कालीन शासक था फ्रेडरिक सेवेंथ, उसने इस स्थिति का लाभ उठाया और उन्होंने एक नया संविधान लागू कर दिया, जिसके तहत जो है वो श्लेस्विग को डेनमार्क का एक हिस्सा मान लिया और होल्स्टीन का कुछ क्षेत्र भी डेनमार्क के अधीन आ गया। इससे जो है इसका विरोध हो गया, और नवंबर 1863 में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सेवेंथ की मृत्यु हो गई और क्रिश्चियन नाइन्थ जो है वो गद्दी पर बैठा। उसने भी इस संविधान की पुष्टि कर दी और जो है वो श्लेस्विग को और होल्स्टीन के कुछ भाग को डेनमार्क के अधीन कर लिया। इससे प्रशा के अंदर जो है वो आक्रोश उत्पन्न हो गया, और उन्होंने जो है वो इस क्रिश्चियन नाइन्थ पर दबाव डाला कि वो इस संविधान को वापस ले ले। उसने डेनमार्क ने इस संविधान को वापस लेने से मना कर दिया। अब इधर ऑस्ट्रिया ने डाइट को कहा कि वो इसके विरुद्ध डेनमार्क के विरुद्ध सेना भेजे, जो कि बिस्मार्क नहीं चाहता था। बिस्मार्क चाहता था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिससे कि प्रशा जो है वो इन दोनों को अपने अधीन कर ले, क्योंकि सामरिक दृष्टि से श्लेस्विग और होल्स्टीन जो है वो महत्वपूर्ण डचीज थी, और वो चाहता था डचीज पे दोनों पे उसका अधिकार। तो तत्कालीन स्थिति में ऐसा संभव नहीं था, तो बिस्मार्क ने जो है वो चाहता था कि ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाए जिसमें प्रशा जो है वो इस युद्ध में भाग ले। तो 16 जनवरी 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में एक समझौता हुआ, और इसमें जो है वो इस समझौते के तहत दोनों ने डेनमार्क के शासक को एक अल्टीमेटम दिया कि 2 दिन के अंदर वो उस संविधान को समाप्त कर दें। डेनमार्क को चूंकि इंग्लैंड की सहायता मिलने की उम्मीद थी, तो उसने इस बात को नहीं माना। 2 दिन बाद जब ये संविधान वापस नहीं लिया गया, तो दोनों की प्रशा और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना ने
फरवरी 1864 में डेनमार्क पर हमला कर दिया। तो 15 नेचुरली कि डेनमार्क रशिया और ऑस्ट्रिया की कंबाइंड स्ट्रेंथ के सामने नहीं टिक सकता था, तो 15 दिन के अंदर ही जो है वो उसने श्लेस्विग को खाली कर दिया। उसके बाद दोनों सेनाएं जो है वो डेनमार्क की सीमा में प्रवेश किया और विवश होकर डेनमार्क ने सरेंडर कर दिया और 1 अगस्त 1864 को युद्ध जो है वो बंद हो गया। 27 अक्टूबर 1864 को ऑस्ट्रिया, रशिया और डेनमार्क के बीच में एक समझौता हुआ, एक संधि हुई, जिसमें जो है डेनमार्क ने श्लेस्विग होल्स्टीन और लायनबुर्ग पर अपना अधिकार त्याग किया। अब इन डचियों को प्राप्त करने के बाद ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। ऑस्ट्रिया चाहता था कि दोनों डचीज पे ड्यूक ऑफ ऑस्टेनबर्ग का अधिकार, लेकिन प्रशा ये नहीं चाहता था, नेचुरली बिस्मार्क ये नहीं चाहता था कि इस युद्ध करने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को उस डचीज मिले, वो स्वयं उन डचीज को अपने लिए चाहता था। तो उन्होंने जो है वो दोनों के बीच में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में एक गेस्टाइन की संधि हुई। ये 14 अगस्त 1865 में गेस्टाइन की संधि हुई, जिनके अनुसार, इस संधि के अनुसार पहला क्या था, श्लेस्विग पर प्रशा का अधिकार हो गया, होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। अब इसमें भी बिस्मार्क की चाल थी। होल्स्टीन में 50% डेन्स थे, 50% जर्मन्स थे, लेकिन होल्स्टीन पे ज्यादातर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो जर्मन मूल की थी। तो उसको मालूम था कि होल्स्टीन में तो वो बाद में कभी भी विद्रोह कर, चूंकि उसके अंदर सारे जर्मन हैं तो उनको वो इजीली ले सकता था। होल्स्टीन को कैप्चर करना महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने इस संधि से होल्स्टीन की डची को ले लिया और श्लेस्विग की डचीज को प्रशा ने लिया और होल्स्टीन पे ऑस्ट्रिया का अधिकार रहा और कील के बंदरगाह पर संयुक्त जो है अधिकार हो गया, ऑस्ट्रिया का और प्रशा का संयुक्त अधिकार हो गया और लायनबर्ग को प्रशा ने खरीद लिया। अब ये जो है संधि, ये आश्चर्य की बात है कि ये प्रशा के तो हित में थी, लेकिन ऑस्ट्रिया ने जो है वो इसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया, ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि बिस्मार्क ने खुद ने कहा था कि मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई ऑस्ट्रियन अधिकारी जो है वो इस संधि पर हस्ताक्षर कर सकता है। अब ये तो स्थिति जो है वो बिस्मार्क ने क्रिएट कर दी। अब दूसरी समस्या ये थी कि ऑस्ट्रिया से कैसे युद्ध किया जाए और इस तरह से युद्ध किया जाए जिससे कि ये लगे कि ऑस्ट्रिया जो है वो आक्रामक है, ऑफेंडर जो है वो ऑस्ट्रिया है और प्रशा जो है वो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा है। ये जो है ना वो किस तरीके से किया जाए, ये बिस्मार्क ने जो है इसमें कूटनीतिक चाल की, क्योंकि उसको ये मालूम था कि ऑस्ट्रिया को परास्त करने के लिए फ्रांस, रशिया और इंग्लैंड और इन तीनों का तटस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि इस युद्ध के समय में जब रशिया ऑस्ट्रिया से लड़ रहा है और अगर ऑस्ट्रिया को किसी की सहायता मिले तो रशिया के लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न हो सकती थी। तो बिस्मार्क ने पहले ही ऑस्ट्रिया को आइसोलेट कर रखा था, फ्रांस से उसने मित्रता प्राप्त की थी और इसने जो है वो इटली के साथ संधि कर ली 1866 में और ये कहा गया कि इस अगर प्रशा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होता है तो इटली जो है वो सैनिक सहायता देगा और उसके बदले में वेनेशिया का क्षेत्र इटली को दे दिया जाएगा। हालांकि इसमें बिस्मार्क ने ये आश्वासन फ्रांस को भी दिया कि राइनलैंड जो है वो उसको दे दिया जाए, यानी कि बिस्मार्क को राइनलैंड के देने की कोई नियत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने फ्रांस को इस तरह का आश्वासन दिया। अब ऑस्ट्रिया का बहाना जो है वो ऑस्ट्रिया से युद्ध का बहाना ढूंढने लगा बिस्मार्क। तो उस समय ऑस्ट्रिया जो है वो ड्यूक ऑफ ऑगस्टाइन के पक्ष में जो है वो आंदोलन प्रोत्साहित कर रहा था कि डचीज पर जो है वो ड्यूक ऑफ
होल्स्टाइन का अधिकार होना चाहिए। तो प्रश्न ने इस बहाने से ऑब्जेक्ट किया कि ऑस्ट्रिया जो है वो ऐसा कर रहा है, ये गलत है, और इस बहाने से जो है वो दोनों के अंदर वो संधि जो है वो समाप्त समझी जाए। ऑस्ट्रिया भी युद्ध के लिए तैयार था, फ्रांस ने युद्ध रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये शर्तें जो है वो ऑस्ट्रिया मानने को तैयार नहीं था। तो फ्रांस के भी एफर्ट जो है वो सफल नहीं हो पाए, और ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अंदर जो है वो युद्ध जब निश्चित हो गया और जब ये वार्ता फेल हुई तो बिस्मार्क बहुत खुश होगा और उसने खुश होकर कहा कि अब तो युद्ध होगा, राजा चिरंजीव हो। अब 1 जून 1866 में ऑस्ट्रिया ने डाइट, जो संघीय डाइट थी, उसमें ये कहा कि श्लेस्विग और होल्स्टीन पर निर्णय लेने को कहा, और ये कहा कि डाइट जो है वो वहां पर सेना भेजने की अनुमति दे। बिस्मार्क ये बिल्कुल नहीं चाहता था, और बिस्मार्क ने ये मानने से, जब संघीय डाइट ने निर्णय लिया कि जो है संघ प्रशा के विरुद्ध सेना भेजने का आदेश दे, क्योंकि प्रशा ने एक दूसरे सदस्य यानी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सेना भेजी है, और ये बिस्मार्क ने इसका विरोध किया, लेकिन उसके विरोध के बावजूद 14 जून को ये प्रस्ताव पारित हो गया। तो बिस्मार्क ने जो है इसको अवैध ठहराया और जर्मन परिसंघ को समाप्त करने की मांग की, और इसके साथ साथ उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने की भी घोषणा कर दी। अब ये युद्ध, मतलब प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच का युद्ध जो है, ये 7 सप्ताह का युद्ध या वॉर ऑफ 7 वीक्स कहा जाता है, और ये युद्ध जो है 3 जुलाई को ये युद्ध का निर्णायक जो संघर्ष हुआ वो सैडोवर नामक स्थान पर हुआ था। प्रारंभ में ऑस्ट्रिया की सेना जीत रही थी, लेकिन बाद में जो है वो प्रशा का राजकुमार अपनी सेना लेकर आ गया और युद्ध का पासा पलट गया। प्रशा की विजय हुई और ऑस्ट्रिया की निर्णायक हार हुई। इस युद्ध में कुछ जर्मनी के कुछ हिस्से जो दक्षिण जर्मनी में आते थे, बवेरिया, व्युटेनबर्ग, सैक्सनी, हैनोवर, हेस्केसल, वेडन, ये जर्मनी के जो राज्य सदर्न जर्मनी के थे, इन्होंने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। तो इस युद्ध में जीत के बाद ऑस्ट्रिया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अगर प्रशन सेना चाहती तो ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल वियना तक जा सकती थी, लेकिन बिस्मार्क ने अपने राजकुमार को ऐसा करने से रोका, क्योंकि बिस्मार्क जानता था कि अगर जर्मन सेना वहां जाती है तो वो जो है उसके लिए बहुत ज्यादा अपमानित हो जाएगी और वो बदला लेने का सोचेगी। तो इस कारण से जो है वो उसने ऐसा नहीं किया और समझौता कर लिया। समझौता जो दोनों के बीच में हुआ उसको हम प्राग की संधि के नाम से जानते हैं। और 23 जुलाई को जो है ये इनके बीच में निकोलसबर्ग की अस्थायी संधि हुई, और इसके बाद जो है वो 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि हुई। इस संधि की जो मुख्य बातें थी, इसमें पहली बात ये थी कि वियना कांग्रेस द्वारा निर्मित जो जर्मन परिसंघ था वो समाप्त कर दिया गया और ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से अलग रहना स्वीकार कर लिया। तो ये जो मेन जो बिस्मार्क का उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ। इसमें जो है वो ऑस्ट्रिया को उसने जर्मनी से, प्रशा से बाहर निकाला, उसकी शक्ति समाप्त हो गई और जर्मनी से जो है वो हट गया। श्लेस्विग होल्स्टीन, हेंकेसल, नाजा, हेस, डाइमस्टेड का उत्तरी भाग तथा फ्रैंकफर्ट नगर प्रशा में सम्मिलित कर लिए गए। मतलब जो नॉर्थ जर्मनी का जो नदर हिस्सा था वो एक संघ बन गया, और ऑस्ट्रिया ने यह स्वीकार कर लिया कि मैन नदी जो है उसके उत्तर में स्थित राज्यों का एक नया संघ होगा जिनमें ये सब राज्य होंगे, और दक्षिण में जो है एक दूसरे राज्य होंगे जो कि इस संघ में शामिल नहीं होंगे, और ऑस्ट्रिया जो है वो इस संघ में ऑस्ट्रिया का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। और इसके जो
दूसरी जो शर्त इसमें रखी गई थी कि मैन नदी के दक्षिण में जो राज्य स्थित थे, वुटेनबर्ग, बवेरिया और बादेन, इनको मान्यता प्रदान कर दी गई और ये इनके पास ये अधिकार हो गया कि वो इसमें जुड़े या न जुड़े। और वेनेशिया जो है वो इटली को दे दिया। अब इस युद्ध से जो है वो उसकी प्रतिष्ठा, प्रशा की प्रतिष्ठा जो है वो बहुत अधिक बढ़ गई और इसमें जर्मनी जो है लगभग आधा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया, क्योंकि उत्तर जर्मनी जो है उसका एक संघ बन गया प्रशा के नेतृत्व में। धन्यवाद।